हाय गाइस। ये हमारा दूसरा डे है, डे 2 है। टोटल डे हमारे पास 7 है। इन 7 डेज में हमने पाइथन को सीखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से पाइथन को सीखना है। एक्सरसाइजेज भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट कंसेप्ट भी दे रहा हूँ, और उसके साथ कोडिंग एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। और एक मैनेज तरीके से मैंने सोर्स कोड भी मैनेज किया हुआ है, पीपीटी स्लाइड भी मैनेज की हुई हैं। आप जब चाहें मुझसे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं ये स्लाइड्स। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इस कोर्स को वॉच करने के दौरान, ड्यूरिंग इस कोर्स आप अभी देख रहे हैं या 1 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल बाद देख रहे हैं, और आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो लाजमी आप व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फ्री में सपोर्ट दी जाएगी। आप कमेंट्स करें, आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये हमारे पास डे 2 है। डे 2 की कुछ आउटलाइंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या कुछ आप सीखेंगे डे 2 में। आप जानते हैं कि डे 1 में यार हमने बहुत कुछ सीखा, उसमें बहुत कंसेप्ट थे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट थे, कोडिंग एग्जांपल्स थी। काफ़ी स्टूडेंट ने अप्रिशिएट किया है कि आपका पाइथन कोर्स यार काफ़ी अच्छा जा रहा है, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि ये है बिगनर्स के लिए। और उसके साथ अगर आप एडवांस पाइथन में जाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स लेते रहें कि अभी कौन सा कोर्स चल रहा है। तो अभी देखें, ये कुछ आउटलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, वेरिएबल। व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल क्या है यार, आपके एग्जाम में भी काम आएगी। अगर आप आईसीएस कर रहे हो, आप बीसीएस कर रहे हो, एमसीएस कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा कर रहे हो जहाँ पे प्रोग्रामिंग है, तो यार आपका रामद है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो आप यहाँ से कुछ सीख के आप एग्जाम में भी वही आंसर लिख सकते हो। व्हाट इज़ वेरिएबल? अनडिफाइंड वेरिएबल क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है, इनिशियलाइजेशन, रूल्स कौन से होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और ये डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे यार, बड़ी काम की चीज़ें यार। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप, पाइथन डेटा टाइप्स कैटेगरीज, उसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट बेस्ड होता है, न्यूमेरिक होता है, सीक्वेंस होता है, मैपिंग है, सेट है, बूलियन है। यार कितनी काम की चीज़ें हैं, बड़ी काम की चीज़ें हैं। ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करूँगा। ये कोर्स भी फ्री है और सपोर्ट भी फ्री है, दोनों चीज़ें फ्री हैं। और सोर्स कोड भी फ्री है और नोट्स भी फ्री हैं, सब कुछ फ्री में है यार। फिर भी आप ना सीखें तो पता नहीं आप कब सीखेंगे। तो ये आउटलाइंस हैं, इनको आप लाजमी कवर करें, देख लें, नोट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से वेरिएबल से हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और अभी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया। हेलो गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल असल में क्या चीज़ होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डे 2 है। इससे पहले वाली क्लास में डे 2 के बारे कुछ आउटलाइंस मैंने शेयर की। उससे पहले वाला डे 1 था जिसमें हमने बेसिक्स पाइथन सीखी, बहुत कंसेप्ट सीखे। ये डे 2 है। डे 2 में पाइथन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स यूज़ होती हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल असल में क्या चीज़ है? वेरिएबल वैल्यू मे चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस दौरान ये पॉसिबल है कि वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर लाइक थिंग विच स्टोर एनीथिंग। असल में वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है। ये जो हमारी एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है, और इधर से हम अपना कोड लिख रहे होते हैं और वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको कुछ वैल्यू दे रहे होते हैं। असल में ये एक जगह बन रही होती है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बना दिया जाता है इस ए के नाम का। इस ए के नाम का एक ब्लॉक बन दिया जाता है और उस ब्लॉक को एक स्पेस दी जाती है, कुछ मेमोरी दी जाती है। वो मेमोरी कौन देता है? वो मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एलोकेट करता है। अब कितनी मेमोरी देता है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, स्ट्रिंग का है, कोई ऑब्जेक्ट है या बुलियन है। उस टाइप से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी देगा। 1 बाइट देता है, 2 बाइट देता है, 3 बाइट, 4 बाइट, डिफरेंट किस्म की जो स्पेस होती है वो प्रोवाइड करता है और उसके अंदर वो वैल्यू रख देता है। अब ये असल में एक कंटेनर होता है, या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है जो किसी मेमोरी के अंदर डिज़ाइन किया जाता है। वेरिएबल इज़ द आइडेंटिफायर यू हैव टू डिक्लेयर देन इनिशियलाइज। ये दो चीज़ें, डिक्लेयर और इनिशियलाइज, इसके बारे आपको पता होगा अगर आपने इससे पहले एक और लैंग्वेज पढ़ी है, सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज पढ़ी है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा डिक्लेयर करना क्या होता है और इनिशियलाइज क्या होता है। एग्जाम्पल, अब ये हमारे पास num1 ये वेरिएबल है, 43 ये उसकी वैल्यू है।
इस तरीके से num2 एक वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। ये नेम एक वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू है। इस तरीके से आप किसी वेरिएबल को प्रिंट भी कर सकते हो। किसी वेरिएबल को प्रिंट करने से मुराद ये है कि उसकी वैल्यू शो होगी। यहाँ पे आपने नेम लिखा ना, तो कंसोल में आपको ये फैसल जाफरी जो भी एक स्ट्रिंग होगा वो शो होकर मिलेगा। num1 लिखा तो आपको 43 मिलेगा, num2 लिखा तो उसकी वैल्यू शो होगी कंसोल के अंदर। ये आप आउटपुट कर रहे हो, या ये आप वेरिएबल के अंदर जो कुछ पढ़ा है उसको शो कर रहे हो। यानी कि वेरिएबल के अंदर 10 पढ़ा तो वो वेरिएबल की वैल्यू को शो करेगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल का बेसिक इंट्रोडक्शन है। और वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल की वैल्यू 10 है और आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए, तो स्क्रीन पे क्या शो होगा, कंसोल में 10 शो होगा। फिर उसके बाद आपने किया अपडेट, ए की वैल्यू को किया अपडेट, और यहाँ पे दोबारा प्रिंट करते हो प्रिंट ए। अब आपको 10 नहीं मिलेगा बल्कि 20 मिलेगा जब आप उसको रन करेंगे, क्योंकि अब वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। इस तरीके से वेरिएबल जो हमारे पास एक चीज़ होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है एक प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ होती है अनडिफाइंड वेरिएबल। अनडिफाइंड वेरिएबल क्या चीज़ होती है? द वेरिएबल दैट यू डिड नॉट डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज दैट वेरिएबल एंड इफ़ यू वांट टू कॉल दैट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल ये ए की वैल्यू है 10, मैं करता हूँ प्रिंट और बी, आपको ये अनडिफाइंड एरर मिलेगा। यानी कि अनडिफाइंड बी अनडिफाइंड, यानी कि आपने बी को डिफाइन नहीं किया, आपने ए को डिफाइन किया, बी को नहीं किया। ए को अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो उसकी वैल्यू शो होगी। अगर आपने बी लिखा तो ये अनडिफाइंड है, क्योंकि आपने ना तो डिक्लेयर किया ना तो इनिशियलाइज किया। यू विल गेट ए एरर, वेरिएबल नेम नॉट डिफाइंड। इसको कहते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल, आपने डिफाइन नहीं किया यार। अब यहाँ पे देखें प्रिंट एज, एज नाम का कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको एरर मिलेगा। आपने यहाँ पे नेम लिखा, अब ये जो नेम स्टोर है नेम के वेरिएबल के अंदर, अब प्रिंट नेम करूँगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा, नेम शो होगा क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी पड़ी है। लेकिन एज नाम का कोई वेरिएबल नहीं बनाया, उसको वैल्यू नहीं दी, तो ये आपको एरर देगा अनडिफाइंड। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की टाइप्स कौन सी हैं? दो टाइप्स मेनली यूज होती हैं। ग्लोबल, द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, इट हैव ग्लोबली स्कोप फॉर एनीवेयर वी कैन कॉल। अब देखिए ब्लॉक की बात की जा रही है, तो आप देखिए आपने लिखा इफ़ और यहाँ पे कंडीशन दी और ये कोना लगाया और यहाँ पे इफ़ का कोड आएगा, ये एक ब्लॉक है। आपने यहाँ पे लिखा फार लूप चला रहे हैं और ये फार की एक बॉडी है, तो ये एक स्पेसिफिक ब्लॉक है। आपने बनाया फंक्शन और फंक्शन का नाम आ जाएगा पैरेंथेसिस कोलन, और ये फंक्शन की बॉडी है। यानी कि C++ में या सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली क्लोज और अंदर कुछ लिखते हैं, ये इसे कहते हैं ये एक ब्लॉक है, ये स्पेसिफिक ब्लॉक है। अब पाइथन में कर्ली ब्रेसेस वाला कंसेप्ट नहीं है, बल्कि कोलन लगा के हम उसकी कोडिंग शुरू कर देते हैं, वो ब्लॉक हमारा शुरू हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग से वन टाइप का डिस्टेंस हमने देना पड़ता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस देना पड़ता है, वो हमारे पास एक ब्लॉक बन जाता है। उस ब्लॉक के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, यानी कि इस यहाँ पे अगर हमने वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू दी, और यहाँ पे कोई और वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दी, और यहाँ पे कोई और वेरिएबल बनाया उसको वैल्यू दी। सी जो एक वेरिएबल है वो मैंने बनाया इसी फॉर के अंदर, तो उसको कॉल भी फॉर के अंदर करूँगा। अगर मैं इफ़ के अंदर आके मैं करता हूँ प्रिंट सी करता हूँ, मुझे एरर देगा, क्योंकि ये जो सी है इस इफ़ के ब्लॉक में नहीं पड़ा, ये सी फॉर के अंदर पड़ा। इसी के अंदर ही मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, सी कर सकता हूँ प्रिंट सी। आउटसाइड में नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पे भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर है। अगर यहाँ पे बी पड़ा है तो बी को इस्तेमाल उसके अंदर ही करूँगा, यानी कि इसी ब्लॉक के अंदर करूँगा, बाहर नहीं कर सकता। तो ऐसे हमारे पास वेरिएबल जो आउटसाइड ब्लॉक होते हैं, आउटसाइड ब्लॉक होते हैं, डिफिनेशन में यही है, द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक ब्लॉक। ऐसे वेरिएबल जो बाहर बनाए जाएं उन्हें ग्लोबल कहते हैं, जो अंदर होंगे उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोकल कहेंगे। द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड ऑफ एनी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, इट हैव ए लिमिटेड स्कोप। देखिए लिमिटेड स्कोप, सी को अंदर लिखा अंदर ही यूज़ कर सकेंगे, बी को अंदर लिखा अंदर ही यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई वेरिएबल ऐसा हो जो आपने बनाया ब्लॉक के बाहर, तो उसको हर जगह से आप कॉल कर सकते हो। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा VS कोड में, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी हमारे पास चीज़ है डिक्लेरेशन। क्या चीज़ होती है? वी कैन राइट नेम ऑफ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं बड़े काम के हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। विदाउट प्रोवाइडिंग ए वैल्यू इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अच्छा, C++ में क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एक लाइन में डिक्लेयर करते हैं
दूसरी लाइन में इनिशियलाइज करते हैं। डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि डेटा टाइप का नाम लिखना और वेरिएबल का नाम लिखना। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि उसी डिक्लेयर किए गए वेरिएबल को वैल्यू देना। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन, इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये मैंने मिसाल दी C++ से रिलेटेड। पाइथन में हम क्या करते हैं, एक लाइन में इक्वल टू 20 कर देते हैं, इक्वल टू 10 कर देते हैं। यानी कि एक ही लाइन में हम डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं। अब जब हम वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करें, जब हम वेरिएबल का नाम सेलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक को बना दिया जाता है। इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। जब उसी ब्लॉक में हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन कहते हैं। आफ्टर डिक्लेरेशन यानी कि वेरिएबल का नाम लिखने के बाद यू नीड टू प्रोवाइड ए वैल्यू टू डिक्लेयर्ड वेरिएबल, यानी कि उससे वेरिएबल को आपने वैल्यू देनी होती है, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन कहते हैं। टू assigning a value to variable is called initialization. But in Python we did not need to declare a variable separately. एक ही लाइन पे हम डिक्लेयर भी करते हैं, इनिशियलाइज भी करते हैं। एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी प्रोवाइड वैल्यू टू दैट वेरिएबल। एक ही यानी कि जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसी वक्त हम वैल्यू दे देते हैं उसी वेरिएबल को। अच्छा, ये C++ में हम कैसे करते, यानी कि ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वेरिएबल का नाम ए है, उससे पहले डेटा टाइप लिखी, आखिर पे सेमीकोलन लगाया। यानी कि इतने रूल्स रेगुलेशंस का ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी लैंग्वेज में, पाइथन में बहुत सिंपल तरीके से आप काम कर सकते हो। ये इनिशियलाइजेशन है, यानी कि वैल्यू दी। पाइथन में क्या करते हैं, एक ही लाइन में डिक्लेयर भी कर लेते हैं और इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, जिस तरह ये दो मिसालें आपको मैंने दी हैं। अच्छा, VS कोड में जाके मैं आपको जितना भी अभी थ्योरेटिकल पढ़ा है उन सब की मिसालें देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। VS कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है भाई, मुझे अपनी लोकेशन में आना है और यहाँ पे day 2 कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या करना है, day 2 करना है। इस day 2 में आके मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट करना है। यहाँ पे बल्कि यहीं पे कर देता हूँ क्रिएट फाइल को, बल्कि नहीं, यार ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ यार। इसको बंद कर दो यहाँ से। मैं पूरे फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ, इन सबको cmd कोड डॉट। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कैसे एक फोल्डर को आप ओपन कर सकते हो VS कोड में। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपके जहन की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं D2 में एक फ़ोल्डर बनाया, D2 का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर एक फ़ाइल बना रहा हूँ। फ़ाइल का नाम क्या होगा, वेरिएबल्स डॉट py। और यहाँ पे आके मैंने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। वेरिएबल A है और इसकी वैल्यू 10 है, वेरिएबल B है, उसकी वैल्यू 20 है। यानी कि ये हमारे पास डिक्लेरेशन भी हो गया, डिक्लेयर भी कर दिया एंड इनिशियलाइज भी कर दिया। इनिशियलाइज भी हमने इसको कर दिया, इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं यार बता रहा था आपको क्या चीज़ होती है टाइप्स ऑफ वेरिएबल में बता रहा था। हमारे पास कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो लोकल होते हैं और कुछ होते हैं ग्लोबल होते हैं। अच्छा, अब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है। अच्छा, अब जिस तरह C++ लैंग्वेज है वो काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टली रूल्स हैं, लाजमी उसका कंपाइलर फॉलो करता है लोकल और ग्लोबल को। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा सख्त रूल नहीं है लोकल और ग्लोबल के हवाले से। यानी कि अब एक इफ़ कंडीशन है, इफ़ ए इज़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 5, देन क्या करो, देन एक वेरिएबल डिक्लेयर करो C नाम का, उसको वैल्यू दे दो 20 और उसको शो करो 20 को। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी फाइल को रन करता हूँ, 20 शो हो रहा है। अब इसी को मैं आउटसाइड ब्लॉक जब मैं इसको चलाऊँगा, यानी कि अब देखें ये जितना भी कोड आएगा यहाँ पे जितना कोड आएगा ये इफ़ का ब्लॉक है, ये इनसाइड समझा जाएगा। जैसे हम स्टार्ट में आ जाएंगे ये आउटसाइड समझा जाएगा। यानी कि इनसाइड अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया तो आउटसाइड आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्टली रूल्स हैं C++ में या C में, लेकिन ये पाइथन में आपको वही 20 दे रहा है। इसमें इतना स्ट्रिक्टली रूल्स नहीं है, इंटरप्रेटर इतना स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे होना ऐसे चाहिए था कि जो लोकल वेरिएबल हैं उनको अंदर ही कॉल होना चाहिए था, अंदर ही उनको यूज़ कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते। यानी कि इनको हम कहते हैं ये लोकल वेरिएबल हैं, यानी कि जितने भी वेरिएबल हम बनाएंगे इफ़ के अंदर, फॉर के अंदर, एल्स के अंदर, फंक्शन के अंदर,
ये सब हमारे पास लोकल वेरिएबल होंगे, या ऐसे वेरिएबल जो बाहर होंगे, यानी कि जिस तरह ए और बी, जिस तरह आप देख सकते हैं ए और बी किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है, आउटसाइड है। इनको कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। जैसे प्रिंट बी, प्रिंट बी, तो ये क्या है, हमारे पास 20 शो हो रहा है। ये जो 20 है ये बी की वैल्यू शो हो रही है जो हमने इफ़ के अंदर, इफ़ के ब्लॉक के अंदर हमने उसका कोड लिखा है। तो ये हमारे पास लोकल और ग्लोबल का एक कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि बी इज़ द ग्लोबल वेरिएबल, बी इज़ द ग्लोबल वेरिएबल, बी हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसके अलावा और हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशलाइज करना, लोकल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था अनडिफाइंड वेरिएबल के बारे में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि प्रिंट जेड, प्रिंट जेड, तो इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या कहेगा, नेम एरर, ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम है। अगर मैं कर दूँ यार, मैं भूल गया गलती से, इसको मैं कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, या 1000 ही कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, 1000 शो करेगा, क्योंकि पहले डिफाइन नहीं था, डिक्लेयर भी नहीं किया था, इनिशियलाइज भी नहीं किया था, इसलिए आपको एरर दे रहा था। तो ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स हैं वेरिएबल के बारे में। कुछ मज़ीद भी चीज़ें हैं वेरिएबल से रिलेटेड, यानी कि ए बी लिखा, सी लिखा, एज है, नेम है, इस तरह के जो हम खुद नाम बनाते हैं, इनके कुछ रूल्स हैं या नहीं, इनके रूल्स हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना होता है। वो रूल्स रेगुलेशंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, आपको आंसर दिया जाएगा। हेलो गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशन में। वेरिएबल को कैसे आप डिक्लेयर करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। पहला रूल ये है जो बहुत ही कॉमन है, नो स्पेस बिटवीन टू वर्ड। फॉर एग्जांपल आपका वेरिएबल जो है वो है फर्स्ट नेम, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह लास्ट नेम एक वेरिएबल का नाम है तो उसके अंदर स्पेस है, तो ये नहीं होनी चाहिए। नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, अंदर अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह कोई स्लैश है, या आपके पास हाइफन है, या आपके पास डॉलर सिंबल है, ये पाइथन में यूज़ नहीं कर सकते, पीएचपी में यूज़ हम करते हैं। कलेक्शन ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक, यानी कि आपका जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें नंबर भी डाल सकते हो, उसमें अल्फ़ा भी डाल सकते हो, लोअर केस हो या अपर केस हो। और दूसरी बात यह है कि रिजल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस तरह एल्स है ये एक रिजल्ट वर्ड है। रिजल्ट वर्ड की एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी डे 1 में, कि ये एक रिजल्ट वर्ड की एक लिस्ट है जिनका अपना एक मखसूस मतलब होता है। यानी कि जिस तरह एल्स है, फार है, इफ़ है, डू है, ये पाइथन के रिजल्ट वर्ड है। ये पाइथन के अंदर यूज़ होते हैं, उनका अपना अपना मकसद होता है ख़ास, उनको वेरिएबल के नाम पे हम यूज़ नहीं कर सकते। मे बी यूज़ ऑफ नंबर इन वेरिएबल, यानी कि नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, 1 2 3 कहीं पे भी नंबर डाल सकते हो, लेकिन नंबर जो होगा वो शुरू में नहीं होना चाहिए। ये इनवैलिड वेरिएबल है, यानी कि नंबर डाल सकते हो, स्टार्ट में नहीं डाल सकते, एंड पे डाल सकते हो, मिडल डाल सकते हो, किसी भी पोजीशन में डाल सकते हो, लेकिन नंबर आपका शुरू में नहीं होना चाहिए। केस सेंसिटिविटी भी पाई जाती है, यानी कि एक आपने वेरिएबल बनाया ए के नाम का और दूसरा बनाया ए के नाम का, लेकिन दोनों देखें ये लोअर केस है, ये अपर केस है। अब इसमें केस सेंसिटिविटी पाई जाती है, लेकिन पाइथन के अंदर केस सेंसिटिविटी है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल है, लेकिन दो डिफरेंट ब्लॉक बनेंगे मेमोरी के अंदर। ये कोई अलग वेरिएबल है, ये कोई अलग वेरिएबल है, सेम नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। अभी वी एस कोड में जाके मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। वी एस कोड में यार यहाँ पे मैं नीचे आके यहाँ पे लिखता हूँ रूल्स। पहला रूल्स ये है कि आपके वेरिएबल के नाम के अंदर कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे स्पेस है, अब भी अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, वेरिएबल का नाम भाई फर्स्ट नेम है, स्पेस के साथ लिखूँ तो आपको अभी एक एरर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। इस स्पेस को ख़त्म करना है, स्पेस ख़त्म हो गई है, अभी ये सही काम करेगा, सही काम कर। यहाँ पे अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, कैमल केस भी बना सकते हो, आपके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन स्पेस नहीं होनी चाहिए यार, स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मेरे पास है एक रिजल्ट वर्ड है एल्स या इफ़ है, इफ़ इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ भाई प्रिंट इफ़। भाई मेरे वेरिएबल का नाम है इफ़, तो इफ़ यार आप क्यों बना सकते हो, इफ़ आपका लफ्ज़ तो नहीं है, आपका लफ्ज़ नहीं है इफ़, ये पाइथन का अपना है, पाइथन का अपना लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हो वेरिएबल
के तौर पे जो आप नहीं कर सकते। आप ऐसा कर सकते हो इफ़ 1 2 3, इफ़ 1 2 3। अब ये ऐसे सही तरीके से काम करेगा यार, देखो सही काम कर रहा है। अच्छा दूसरा मेरे पास है कि एक वैल इक्वल टू 1 2 3 प्रिंट वैल, सही काम करेगा, बिल्कुल सही काम करेगा। कोई इसमें आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी, सही तरीके से काम करेगा वैल। और मैं इसको भाई कर देता हूँ प्रिंट, अभी आपने देखना 10 शो कर रहा है। अगर मैं वेरिएबल के नाम से पहले कोई नंबर लगा देता हूँ, अभी ये आपको एरर देगा इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि आपने नंबर शुरू में रखा। यार आप कहीं पे भी लगा सकते हो नंबर, मिडल में, आप एंड पे कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन शुरू में आप नहीं लगा सकते। वेरिएबल के नाम के शुरू में नंबर नहीं लगा सकते भाई, ये रूल्स के खिलाफ है। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स के रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, इस कोर्स से रिलेटेड वाचिंग कर रहे हो, कोई मसला है, कोई परेशानी है, आप कोड साथ साथ करते रहो। जिस तरह आप वीडियो को वॉच कर रहे हो तो कोड भी साथ साथ देखो और लिखो। अगर कहीं पे एरर आ रहा है, मसला आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको यार फ्री में सपोर्ट मिल रही है, कोई पैसे नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है, कोर्स भी फ्री है और सपोर्ट भी फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। तो लाजमी तौर पे आप कमेंट्स करें, वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक्स यार ज़रूर करें ना। अच्छी लग रही है तो आप लाजमी बात है लाइक करें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि क्या हमने क्लियर करना है। हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। यार डेटा टाइप्स बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखें तो उसमें डेटा टाइप का जो चैप्टर है, डेटा टाइप का जो टॉपिक है, वो ज़रूर आप पढ़ेंगे। तो तकरीबन सिमिलरिटीज़ भी आपको मिलेंगी, यानी कि जो आप C++ में डेटा टाइप्स पढ़ी हैं आपने, वही आपको पाइथन में भी देखने को मिलेंगी, PHP में भी देखने को मिलेंगी। यानी कि तकरीबन सिमिलरिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होता है। अब जैसे ना पाइथन में जब हम पढ़ेंगे, कुछ डेटा टाइप्स आपको न्यू मिलेंगी, यानी कि टपल के बारे आपने नहीं पढ़ा C++ में, लिस्ट के बारे भी नहीं पढ़ा, डिक्शनरी के बारे भी नहीं पढ़ा, और दूसरा सेट भी नहीं पढ़ा। ये जो 4 डेटा टाइप्स हैं पाइथन में यूनिक है। बाकी फ्लोट, इंटीजर, आपके पास कम्प्लेक्स भी एक नई चीज़ है यहाँ पे, और ये डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर। हम एक तरतीब के साथ पढ़ेंगे, एक मैनेज फॉर्म में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मजबूत हो जाए। मैं ट्राई करूँगा कि 2 वीडियोस बनाऊँ डेटा टाइप्स पे, जिसमें तकरीबन सारी की सारी कवर हो जाएं। लेकिन जो नेक्स्ट हमारा डे होगा, डे 3, उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन करके डेटा स्ट्रक्चर मैं बताऊँगा, यानी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट के बारे में एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आपका कंसेप्ट यार क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोर्स वॉच कर रहे हो ना, फ्री में है ये, यूट्यूब में फ्री में ये कोर्स पढ़ा है, और ड्यूरिंग वाचिंग कोर्स आप देख रहे हो तो यार दरमियान में कोई कन्फ्यूजन आ जाती है, तो आप लाजमी कमेंट क्या करें यार, कमेंट क्या करें, सर भी समझ नहीं आ रही, भाई समझ नहीं आ रही, सर समझें, भाई समझें, जो भी समझें यार, आप कमेंट्स करें, सीखें, कुछ चीज़ पूछें, क्वेश्चन करें, और मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपको यार फ्री में सपोर्ट मिलेगी। अच्छा डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं, वो तो बातें चलती रहेंगी, और वैसे भी स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं, पूछने वाले, सीखने वाले पूछते हैं। चलिए ठीक है। डेटा टाइप मीन्स टाइप ऑफ डेटा, डेटा की कौन सी किस्म यूज़ कर रहे हो, विच टाइप ऑफ डेटा यू आर वर्किंग विद, किस टाइप पे आप काम कर रहे हो। डेटा की कई अकसाम है ना यार, कुछ नंबर होते हैं, कुछ फ्लोट होते हैं, कुछ डेट होती हैं, इमेज होती है, वीडियो होती है, या आपके पास कोई अरे होता है, कोई और स्ट्रक्चर होता है, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं डेटा की। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा वो यूज इन दी प्रोग्रामिंग, लाइक नंबर, टेक्स्ट, डेट, मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हम यूज़ करते हैं। सो वी हैव टू इन्फॉर्म टू कंपाइलर और इंटरप्रेटर अबाउट डेटा टाइप। यार उसको बताना पड़ता है यार, हम ये डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह C++ आपने पढ़ा था इंट ए, तो ये कंपाइलर को बता रहे हैं यार, जो ए एक वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का होगा, ए के अंदर जो डेटा आएगा वो इंटीजर टाइप का डेटा आएगा, तो हमें ये बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, ये टाइप आपको नहीं लिखनी पड़ती, ये डेटा टाइप वाजे नहीं करनी पड़ती। इंटरप्रेटर खुद ब खुद जान लेता है, खुद ब खुद रिकग्नाइज कर लेता है कि ए के अंदर जो डेटा पड़ा है बस उसकी डेटा है वही होगी, ये खुद ब खुद पहचान जाता है। वी कैटेगराइज डिफरेंट टाइप इन डिफरेंट क्लासेस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, ये देखें नंबर्स हैं, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है आपके पास, ये बुलियन है, ये आपके पास बुलियन है, ये कोई डेट है, और ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन है पाइथन डेटा टाइप्स में। और पाइथन के अंदर जो यूनिक डेटा टाइप यूज़ होते हैं वो अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं।
अच्छा मज़ीद देखें, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये एक टॉपिक होता है पाइथन के अंदर। म्यूटेबल कौन सी डेटा टाइप होती हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन सी होती हैं। वी कैन चेंज आर मॉडिफाई वैल्यू ऑफ म्यूटेबल डेटा टाइप वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। लेकिन आफ्टर क्रिएशन जब हम बना लेते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप, जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन। उसको कहते हैं म्यूटेबिलिटी है इसमें भाई। म्यूटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये मॉडिफाइएबल है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जिस तरह लिस्ट, डिक्शनरी, ये उसकी मिसालें हैं कुछ। इम्यूटेबल, वी कैन नॉट चेंज आर मॉडिफाई वैल्यू ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप वैल्यू आफ्टर क्रिएशन। लेकिन एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया ना यार, तो उसको अपडेट नहीं कर सकते। जिस तरह इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, जिस तरह भाई जाफरी कोड एक स्ट्रिंग है, इसको, ये जाफरी कोड एक स्ट्रिंग है। आप जे की जगह पे कुछ और लिखना चाहेंगे ना तो आप नहीं कर सकते। यानी कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर लिया तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास होता है इम्यूटेबिलिटी। जिसको अपडेट कर सकते हैं वो होता है म्यूटेबल, जिसको नहीं कर सकते वो होता है इम्यूटेबल। उसके बाद है सीक्वेंस एंड नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स। अच्छा, पाइथन 7 डे से पहले हमारे कोर्स है 1 डे, पाइथन इन 1 डे। अगर आपने वो मेरा वॉच किया और उसको वॉच करने के बाद पाइथन इन 7 डेज वाला देख रहे हो तो यार कमाल ही कमाल है। आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, बहुत कुछ सीखेंगे। अगर शुरू में आप 7 डेज सीख रहे हो ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि पहले आप 1 डे वाला देखें। आप यानी कि कुछ सीखेंगे, 30% सीखेंगे। उसके बाद जब 7 डेज पे आएंगे तो आप 50% सीखेंगे। फिर हमारा 99 डेज वाला है तो उसकी तरफ आएंगे तो आप लाजम बात है 90% सीखेंगे। अब एडवांस पाइथन वाला है तो आप लाजम बात है यार 100% आप पाइथन सीख जाएंगे। तो ये तरीका होता है। तो पहले 30% वाला क्लियर करें, उसके बाद 50% की तरफ आएँ। यार आपने ये नहीं देखा ना तो फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये सब कुछ इसके अंदर आ गया है। Sequence data type, the data type in which items are organized in well organized form. Each item have their own index number like list, tuple, string। यानी कि सीक्वेंस डेटा टाइप ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जिनके आइटम्स इंडेक्स नंबर पे स्टोर होती हैं। यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। टप्पल के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उनका अपना इंडेक्स नंबर होता है। अरे अरे असल में बुल्ट इन डेटा टाइप नहीं है पाइथन के अंदर, वो अलग आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है अरे के मॉड्यूल को, फिर आप काम कर सकते हैं अरे पे। ये डिस्कशन मैंने पाइथन के 1 डे कोर्स में की है। अच्छा, नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप्स, द आइटम्स आर नॉट अरेंज्ड इन वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इन नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप लाइक सेट, डिक्शनरी डेटा टाइप। अब ये जो सेट है, डिक्शनरी है, ये हमारे पास नॉन सीक्वेंस है। सेट के अंदर भी आइटम्स की कलेक्शन होती है, डिक्शनरी के अंदर भी आइटम्स की कलेक्शन होती है, लेकिन हर आइटम का अपना एक मखसूस इंडेक्स नंबर नहीं होता। इंडेक्स नंबर जिस आइटम्स के हों तो वो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं। यानी कि इंडेक्स नंबर हमेशा स्टार्ट होता है 0 से और ये एंड होता है n-1। n से मुराद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 अगर हो तो आप देख सकते हैं ना एक खास सीक्वेंस है। लेकिन इसमें ये 0 1 2 3 एक खास तरतीब नहीं होती, इसलिए नॉन सीक्वेंस कहा जाता है। अब मैं VS कोड में जाके कुछ मिसालें दूंगा, सारी की सारी मिसालें नहीं दूंगा, कुछ मिसालें दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं मुख्तलिफ कैटेगरीज बताऊंगा डेटा टाइप्स की और थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। VS कोड में आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ डेटा टाइप्स .py। अब इसमें मैंने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ म्यूटेबल, इम्यूटेबल, सीक्वेंस, नॉन सीक्वेंस। यार स्पेलिंग आप देख लो, यार स्पेलिंग का टाइम नहीं है कि मैं सही तरीके से देखूं। मेरा मकसद ये है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाना, कोई इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाना। तो बहरहाल देख लो, छोड़ो यार इस चीज़ को। म्यूटेबल क्या चीज़ होती है? म्यूटेबल ऐसे डेटा टाइप होती हैं जिन को क्रिएट करने के बाद उनको अपडेट भी किया जा सकता है। जिस तरह हमारे पास भाई है लिस्ट। अब लिस्ट को कैसे बनाते हैं, यानी कि लिस्ट को हम बनाने से पहले एक स्क्वायर ब्रेकर लगा देते हैं और उसके अंदर जो मर्जी चाइल्ड आप लिख सकते हो, कोई डेटा आए आप उसके अंदर डाल सकते हो। तो ये हमारे पास एक नंबर की लिस्ट बन चुकी है। इसको वेरिएबल भी हम दे सकते हैं, यानी कि इस लिस्ट को किसी वेरिएबल में भी हम डाल सकते हैं। अब ये म्यूटेबल है। अब म्यूटेबल भी है और सीक्वेंस भी है। अब सीक्वेंस में भी लिस्ट की मिसाल दूंगा, साथ में सीक्वेंस भी समझा रहा हूँ। अब देखिए ये म्यूटेबल भी है, म्यूटेबल डेटा टाइप भी है और सीक्वेंस डेटा टाइप भी है। म्यूटेबल इसलिए है कि इसके आइटम्स को हम अपडेट कर सकते हैं। सीक्वेंस इसलिए है कि इसके जितने भी आइटम्स हैं अपने एक मखसूस इंडेक्स नंबर पर ये स्टोर हैं।
यानी कि 1 जो एक आइटम है वो 0 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, जो 4 है वो 1 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, 5 वो 2 इंडेक्स नंबर पे स्टोर है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n माइनस 1 तक ये जा रहा है। यानी कि खास तरतीब है ना, इसलिए इसको सीक्वेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। अभी अगर मैं किसी को एक्सेस करना चाहूँ लिस्ट, और यहाँ पे मैं 0 लिखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ पाइथन डेटा टाइप्स, देखिए 1 आ रहा है। ये जो 1 एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर 0 है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 4 एक ऐसा एटम है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है, 4 अब आ रहा है। अभी मैं किसी को अपडेट करना चाहता हूँ, यानी कि लिस्ट के अंदर जाके जिसका इंडेक्स नंबर 0 है उसकी वैल्यू कर दो 100, उसके बाद प्रिंट कर दो, लिस्ट को, क्या ये अपडेट हुआ या नहीं, क्या ये अपडेट हुआ कि नहीं। देखें 1 की जगह पे 100 आ रहा है, 4 5 6 7 12 56 बाकी सेम है, 1 की जगह पे 100 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि म्यूटेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये सीक्वेंस डेटा टाइप भी है। अच्छा, अब मजीद क्या है, इम्यूटेबल की मिसाल। इम्यूटेबल की मिसाल मेरे पास टपल की है। टपल कैसे बनाती हैं, पैरेंथेसिस लिखते हैं, उसके अंदर कुछ आइटम दे देते हैं, ये आइटम्स आ गए हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर कोई वेरिएबल दे दो यार, टपल की जगह पे कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे करता हूँ टपल, और यार अच्छा, टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, साथ साथ हम सीक्वेंस को भी देख रहे हैं। टपल भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है क्योंकि इसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं अपना वो इंडेक्स नंबर रखते हैं। सेम प्रिंट टपल, और मैं चेक करता हूँ 0 पे क्या है, 0 पे पहला एलिमेंट होगा, 1 पे क्या है भाई, 1 पे देखो 1 पे क्या है, 1 पे 5 है। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, टप्पल के 0 पे जो 4 है उसको 100 कर लो, उसके बाद उसको शो करो कि क्या इसने अपडेट किया या नहीं किया। नहीं किया भाई, डज ना सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नहीं कर सकते, ये इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता, इसलिए ये इम्यूटेबिलिटी इसके अंदर पाई जाती है कि ये अपडेट नहीं हो रहा, आइटम्स इसके अपडेट नहीं हो रहे। अच्छा, दूसरी मिसाल भी मैं आपको दे देता हूँ। str कोई स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल जाफरी कोड है, और मैं इसको करता हूँ प्रिंट st एक स्ट्रिंग है, और इसके अंदर जितने भी करेक्टर हैं उनकी अपनी उनका अपना एक इंडेक्स नंबर है। 0 पे क्या है, 0 पे j है, 1 पे क्या होगा, a होगा। अब ये जो स्ट्रिंग है ये भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इसी को अपडेट करना चाहता हूँ। st के 0 पे j है तो मैं j से f करना चाहता हूँ, क्या ये होगा कि नहीं होगा। देखें ये भी सपोर्ट नहीं करता, ये भी इम्यूटेबल में आ जाता है। अच्छा, सीक्वेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा नॉन सीक्वेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सेट जिस तरह है। अब सेट हम बना रहे हैं, सेट कैसे बनाएंगे, सेट को बनाने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 1 2 3 4 5 ये एक सेट बन गया है, और प्रिंट सेट, तो ये सारे के सारे आइटम शो होंगे यार, ठीक है, शो हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं उसी तरह सीक्वेंस इसको समझूं कि ये एक सीक्वेंस डेटा टाइप है और इंडेक्स नंबर दे दूं, तो ये आपको एरर देगा, टाइप एरर। क्या यार ये सब्सक्रिप्टेबल ये नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हो कि ये इंडेक्स नंबर दूंगा और ये हो जाएगा, नहीं, सेट में ये नहीं होता। दूसरा मेरे पास जो डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में भी ये चीज़ नहीं होती यार, डिक्शनरी भी एक नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप है, यानी कि की है यार। डिक्शनरी सेट टपल लिस्ट मैंने आपको समझे नहीं पढ़ाया, सिर्फ मैं आपको म्यूटेबल म्यूटेबल सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे में लिस्ट टपल डिक्शनरी इनके बारे में बताऊंगा डिटेल से। अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसी होती हैं, म्यूटेबिलिटी क्या चीज़ है, सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस क्या है। अब यहाँ पे 1 एक की है, उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, 2 एक की है, उसकी वैल्यू 2 है, तो ये एक डिक्शनरी बन चुकी है, यानी की वैल्यू फॉर्म में डेटा हम देते हैं। अब मैं प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे डिक करता हूँ, तो ये इसका डेटा शो होना चाहिए यार, शो हो रहा है। और डिक में मैं यहाँ पे लिखता हूँ यार 0 पे क्या है, तो 0 पे ये कहेगा यार ये की एरर है, ये यहाँ पे नहीं कह सकते ऐसा। अब यहाँ पे उसकी की लिखो, देखिए जिस तरह 1 है 1 लिखो, यहाँ पे ये 1 लिखो, नहीं भाई 1 हमारे पास एक जो है ना की लिखोगे। अब ये जो 1 है ये इंडेक्स नंबर नहीं है, ये उसकी की है। देखिए 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी होगा वो लिखेंगे, चाहे यहाँ पे 0 भी क्यों ना हो, वो 0 इंडेक्स वाला 0 नहीं होगा, बल्कि वो 0 उसके इंडेक्स नंबर वाला होगा। लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो फिर ये उसकी वैल्यू आएगी, यानी कि 2 लिखा उसकी वैल्यू 2 है,
यहाँ पे 1 है, उसकी वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से ये आप उसकी की देंगे तो फिर उसकी वैल्यू आएगी। ये हम कुछ इसके बारे हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक वीडियो तो नहीं बता सकूंगा, डेटा टाइप्स पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यार आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स करें। अगर आपको यार कोई क्वेश्चन जहन में है और उसका आंसर भी आता है तो लाजमी फिर भी क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि जो दूसरे हैं वो भी थोड़ा सा उनको भी करेज होगी, वो भी क्वेश्चन करेंगे। और जो दूसरे सब्सक्राइबर हैं जो क्वेश्चन नहीं कर सकते, नहीं पूछ सकते, वो भी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, आंसर भी आपका पढ़ेंगे। तो यार बहुत अच्छा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, मज़ीद डिटेल से बताऊंगा। कुछ मैं आपको बता चुका हूं, अब मज़ीद कुछ बताऊंगा, जो रह गया है वो सिर्फ बताऊंगा। कुछ कैटेगरीज मैं आपसे शेयर करता हूं। टेक्स्ट बेस्ड डेटा टाइप्स कुछ होते हैं, न्यूमेरिक या नंबर डेटा टाइप्स भी होते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप भी होते हैं, ये यार मैंने आपको बता दिया। मैपिंग डेटा टाइप, ये हमारे पास मैपिंग डेटा टाइप में डिक्शनरी आ जाती है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है। तो लाजमी हमारी पीछे वाली क्लास देखें, इससे पहले वाली क्लास में मैंने डेटा टाइप्स के बारे कुछ जो बताया उसको लाजमी आप वॉच कर लें। अच्छा, उसके बाद सेट डेटा टाइप के बारे में बता दिया, और दूसरा बूलियन डेटा टाइप, इसके बारे अभी तक मैंने नहीं बताया। तो जो रह गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो हमारे क्लियर हो गए हैं प्रीवियस क्लास में उनको फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो हमारा यार डे 3 होगा ना, उसमें काफ़ी डिटेल से आपको इस चीज़ के बारे आगाही हो जाएगी कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है, सेट क्या है। बड़ी डिटेल से यार मैंने वहाँ पे डिस्कशन के लिए नोट्स तैयार कर रखे हैं, तो वो लाजिम मैं आपको वहाँ से टीचिंग करूँगा डे 3 में। अभी सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस भी हो जाए ना यार, लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, बस काफ़ी इतना। टपल कैसे बनाई जाती है, तो आपके लिए इतना काफ़ी है। डिटेल से हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास जो कलेक्शन होती है नंबर्स की, अल्फ़ाबेट्स की, उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाती हैं, यानी कि अंडरस्कोर हैं, हाइफन है, स्लैश हैं, कामिल हैं, और कुछ और जो सिंबल्स हैं, परसेंटेज सिंबल है, एंड है, स्टैरिक है, बहुत ज़्यादा है यार। स्पेशल कैरेक्टर भी उसके अंदर आ जाते हैं। इन सिंगल और डबल कोटेशन आर कंसिडर टू बी ए स्ट्रिंग, यानी कि सिंगल, सॉरी ये डबल है, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर जब हम अल्फा न्यूमेरिक लिखते हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखते हैं तो वो हमारे पास उस डेटा टाइप को समझा जाता है कि यार ये स्ट्रिंग है। जिस तरह ये एक स्ट्रिंग है, ये एक और स्ट्रिंग है, ये और स्ट्रिंग है, यानी कि डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो यार। ट्रिपल को अगर यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल एजाइन नहीं किया तो वो कमेंट बन जाएगा। विदाउट एजाइनिंग टू वेरिएबल इट विल कंसिडर ए कमेंट, उसको कमेंट समझा जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट के बारे हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास स्टिंग है। स्टिंग पे कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं यार, हमारे पास एक कोर्स है 99 डेज़ वाला, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में सब आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आप ज़रूर पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि आपके जो फंडामेंटल्स कंसेप्ट हैं वो सब के सब क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर्स। नंबर्स में इंट आ जाता है। इंट, इंट का मतलब इंटीजर, जो होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं यार, नेगेटिव भी हो सकते हैं। उनकी मिसालें ये हैं। फ्लोट, फ्रैक्शन पार्ट जो होता है, इशारे जिसमें होता है यार अपनी ज़ुबान में, या जो बहुत बड़ा नंबर होता है, लेंथी नंबर होता है, वो भी फ्लोट में आ जाता है। उसकी मिसालें यार आप देख सकते हो ये हैं। अच्छा, एक और है कम्प्लेक्स नंबर होता है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। एक्स एक रियल पार्ट होता है और दूसरा आपके पास होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे आयोटा की जगह पे यहाँ पे जे यूज़ करते हैं। ये इमेजिनरी पार्ट होता है और ये आपके पास एक रियल पार्ट हो जाता है। इन दोनों की कम्बिनेशन को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ये नंबर यूज़ होते हैं। दूसरी इसकी जो मिसाल है वो ये है। अच्छा, मज़ीद लिस्ट के बारे हमने पढ़ा। लिस्ट हमारे पास एक सीक्वेंस होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ कलेक्शन की जाती है आइटम्स की, तो उसको हम ऐसे तैयार करते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखते हैं, जिस तरह ये है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी थी और अपडेट करके भी बताया था कि अपडेट होता है या नहीं होता। अच्छा, मज़ीद हमने टपल के बारे में पढ़ा था कि टपल हमारे पास इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लास में। टपल ऐसे बनाई जाती है, यानी कि उसमें पैरेंथेसिस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको एरर मिला था, मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स हैं। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो जो मैंने वीएस कोड में जाके उसकी प्रैक्टिकल करानी है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस 50 स्लाइड की प्रेजेंटेशन के बाद मैं वीएस कोड में जाके आपको बताऊँगा
कि स्ट्रिंग के पैसे कैसे काम किया जाता है, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है, या जो रह गए उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। रेंज फंक्शन के बारे में मैंने नहीं बताया। वी कैन जनरेट नंबर विथ प्रॉपर सीक्वेंस यूजिंग रेंज फंक्शन। अब इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर आएगा, स्टॉपिंग नंबर आएगा, स्टेप आएगा, यानी कि 1 से शुरू हो 11 तक जाए और हर नंबर के दरमियान एक नंबर का डिफरेंस हो। यानी कि 1 से शुरू होगा, 11 से मुराद ये होता है कि ऑलवेज एक नंबर को माइनस करते हैं, 1 से लेकर 10 तक जाएगा। और देखें 1 2 3 4, अब दो नंबर के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, एक का है। अब इन दो के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, एक का है, तो इसलिए ये एक शो कर रहा है। अगर यहाँ पे आप कुछ नहीं देते तो ये 0 समझा जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं देते तो यहाँ पर 1 समझा जाएगा। तो यहाँ पे ये समझा रहा है कि यहाँ पे स्टॉप हैव ए एंडिंग वैल्यू -1, स्टेप डिफॉल्ट इज़ 1 इफ़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी कि अगर आपने यहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ पे 1 समझा जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो स्ट्रिंग है। अगेन स्ट्रिंग है, सब कुछ सेम है, लेकिन थोड़ा सा मज़ीद हम पढ़ रहे हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जब स्ट्रिंग क्रिएट करोगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी करेक्टर होंगे उनका अपना इंडेक्स नंबर होगा, यानी कि HELLO हेलो, तो H का जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा n-1 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 -1, तो आखिरी जो आइटम होगा उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। तो ये इंडेक्स नंबर पे काम करता है। जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनका अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं स्लाइड में। डिक्शनरी एक डेटा टाइप होती है, इसे मैपिंग डेटा टाइप भी कहते हैं। मैप करते हैं, की को वैल्यू के साथ जोड़ देते हैं। डिक्शनरी डेटा टाइप इन विच डेटा स्टोर्ड इन की वैल्यू फॉर। अच्छा, ये हमारे पास देखें ना, नेम एक की है, उसकी वैल्यू फैसल ज़मीर है। एज एक की है, उसकी वैल्यू 23 है। सिटी एक की है, उसकी वैल्यू जो है वो पाटपुर है। अब इस डेटा स्ट्रक्चर को, इस डेटा को हम डिक्शनरी में कैसे डिज़ाइन करेंगे? डिक्शनरी में ऐसे डिज़ाइन करेंगे, ये एक नेम एक ही होगी, उसकी वैल्यू एक आइटम के बाद, यानी कि इसको हम कहते हैं एक आइटम है जिसके अंदर एक की आ जाती है और एक वैल्यू। एक आइटम के बाद कामा लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखें, एक आइटम के बाद एक कामा लगाया, फिर दूसरा आइटम, यानी कि 1 2 3 आइटम इसमें मौजूद है। अगर कोई स्ट्रिंग होगा तो उसको सिंगल या डबल कोटेशन में बंद करेंगे। अगर कोई नंबर होगा तो उसको विदाउट कोटेशन हम डालेंगे, तो ये डिक्शनरी बन जाएगी। तो डिक्शनरी के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, सेट डेटा टाइप के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास क्या होता है, सेट इज़ अ डेटा टाइप वी यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। सेट नाम से भी ज़ाहिर है ये कलेक्शन होगी। और दूसरा, ये अनऑर्डर, अनइंडेक्स्ड एंड नॉन सीक्वेंस डेटा टाइप। इसके कोई इंडेक्स नंबर नहीं होते, बेतरतीबी होते हैं, लेकिन सिर्फ कलेक्शन होती है। डुप्लीकेशन इसमें एलो नहीं होता। ये वही सेट है जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सेट है, आप प्रिंट कर सकते हो सेट के सारे एलिमेंट को। लेंथ का फंक्शन लगा के सारे के सारे एलिमेंट की तादाद भी मालूम कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 आपको आंसर मिलेगा। तो ये हमारे पास सेट के बारे कुछ मालूमात थी। अच्छा, मजीद ये है बोलियन डेटा टाइप के बारे में। क्या चीज़ है बोलियन डेटा टाइप? काम करता है दो वैल्यूज़ पे, या तो ट्रू पे काम करेगा या तो वो फॉल्स पे काम करेगा। दो वैल्यूज़ पे काम करेगा ये। अच्छा, ये देखें, कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी कि कब फॉल्स आएगा, यानी कि कोई वेरिएबल जब खाली होगा, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। देखें, स्ट्रिंग है लेकिन खाली है। तो जैसे ही आप इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे, बूल, बूल इसका शॉर्टकट है बूल, और इसको ए देंगे कि ए को चेक करो यार ये ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है, तो ये फॉल्स देगा क्योंकि ये एम्प्टी है। अगर कोई वेरिएबल एम्प्टी है तो आपको फॉल्स देगा। अगर ए को आपने फॉल्स ही वैल्यू दी है तो फिर भी फॉल्स देगा। अगर एक वैल्यू 0 है तो फिर भी आपको फॉल्स देगा। अगर ए कोई एक एम्प्टी डिक्शनरी है तो फिर भी आपको फॉल्स देगा। अगर ए कोई एम्प्टी टपल है, देखिए टपल का सिंबल है, ये डिक्शनरी का सिंबल है, अब फिर भी आपको फॉल्स देगा। अच्छा, कब आपको ट्रू देगा? जब ए की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी तो फिर आपको ट्रू देगा। जब ए को आप ट्रू देंगे तो फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर ए की वैल्यू कुछ नंबर होगी 10, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ए की या किसी वेरिएबल की, और उसको चेक करेंगे बूलियन का जो बूल है शॉर्टकट वो लगा के, तो आपको फिर भी ट्रू देगा। और इस तरीके से डिक्शनरी के अंदर कुछ ना कुछ हो तो फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर खाली डिक्शनरी है तो फिर भी फॉल्स देगा। और इस तरीके से टपल की मिसाल भी सेम है। तो ये कुछ पाइथन की डेटा टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और VS कोड में जाके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा, जो चीज़ें रह गई हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, यानी कि बूलियन के बारे पढ़ा, या कुछ हमने
रेंज के बारे में पढ़ा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो है हम कुछ क्लियर कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, और नेक्स्ट डे में हम डिटेल से बात करेंगे यार, एक एक चीज़ को हम बड़े आराम और सुकून से पढ़ेंगे। वो डे 3 होगा। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मेरी फ्री सपोर्ट ले सकते हो, आप नंबर भी दे सकते हो, आप कांटेक्ट बिल्कुल जब चाहें कर सकते हो, और कमेंट्स भी कर सकते हो, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके, दूसरे भी वहाँ से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अभी VS कोड में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं यार कैसे हमें इस पे काम करना है। हाय गाइस, इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि रेंज फंक्शन कैसे काम करती है, और इसके अलावा जो हम बूलियन डेटा टाइप पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स मैंने PPT स्लाइड में आपके साथ शेयर किए हैं, तकरीबन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ रेंज के नाम की, range.py। और यहाँ पे मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करूँगा विद फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब रेंज में क्या होता है, स्टार्टिंग नंबर होता है, एंडिंग नंबर होता है, और स्टेप नंबर होता है। यानी कि अगर मेरा मकसद ये है कि 1 से लेके 10 तक नंबर जनरेट करने हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग नंबर 1, एंडिंग नंबर 10 लिखेंगे तो 9 तक जाएगा, तो 11 लिखेंगे तो फिर ये 10 तक जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करता है 1 नंबर को, लास्ट नंबर जो हम लिखते हैं, जो एंडिंग नंबर होता है उससे एक को सब्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक और यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ता है जो शो करता है स्टेप को, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर नहीं लिखेंगे तो 1 ही शो होगा, 1 ही रहेगा। अच्छा जी, फॉर लूप है, फॉर लूप के बारे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पाइथन इन 1 डे कोर्स में, अगर आपने वॉच किया है। नहीं किया तो हम फॉर लूप के बारे और वाइल लूप के बारे इसी कोर्स में पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट और आई। अब आई क्या है, आई हमारे नंबर हैं, नंबर हैं जो रेंज फंक्शन के ज़रिए से आ रहे हैं। यहाँ पे आप लिखें पाइथन, फाइल का नाम है भाई range.py। आप देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक नंबर इसने जनरेट कर लिए हैं, 1 से लेके 10 तक नंबर इसने जनरेट कर लिए हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये नहीं यार 4 से शुरू करें, 4 से शुरू करें और 20 तक जाए, तो 21 लिखना पड़ेगा, और दरमियान में 2 नंबर का डिफरेंस भी होना चाहिए यार, ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अब देखें कहाँ से शुरू कर रहा है, 4 से शुरू कर रहा है, 4, 6, 8, 10, 2 नंबर का डिफरेंस भी आ रहा है, तो रेंज फंक्शन ऐसे काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और फाइल मुझे बनानी पड़ेगी, वो फाइल होगी यार बूलियन के नाम से, बूलियन के नाम से। अच्छा, बूलियन जो डेटा टाइप हमारे पास होती है वो कुछ ऐसे होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू मैंने दी है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं। अगर मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो बूलियन वैल्यू कौन सी है, तो बूल लिखूँगा और एक को पास करूँगा, तो ये आपको आंसर देगा, बूलियन वैल्यू में आंसर देगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यानी कि फॉल्स कब आएगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉल्स तब आएगा जब आपके पास कोई एम्प्टी स्ट्रिंग होगी, या आपने इसको फॉल्स ही वैल्यू दी है। अगर आपने फॉल्स ही वैल्यू दी है तो फिर फॉल्स ही शो करेगा ना, तभी फॉल्स शो करेगा। या कोई एम्प्टी टपल है तब भी फॉल्स शो करेगा, यानी कि जब एम्प्टी डेटा एम्प्टी है तो फिर फॉल्स ही शो करेगा। अगर एम्प्टी डिक्शनरी है तो फिर भी ये आपको फॉल्स शो करेगा, सॉरी PY फॉल्स ही शो करेगा। अच्छा, ट्रू कब शो करेगा, जब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यार, कुछ ना कुछ वैल्यू अगर देंगे ना तो फिर भी ये आपको ट्रू देगा। और इस तरीके से अगर आपने 0 नंबर दिया, 0 दिया तो फिर भी आपको यार ये फॉल्स देगा, ये 0 भी फॉल्स समझता है, 1 ये ट्रू समझता है, 1 को ये ट्रू समझता है। अच्छा, अब क्या है, अगर आपने कोई टप्पल इसको दी है, टप्पल दी है, तो फिर भी आपको यार ये क्या करेगा, ट्रू शो करेगा। यानी कुछ ना कुछ डेटा जब होगा तो ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा। यानी कि ये फॉल्स, फॉर एग्जांपल एम्प्टी कोई टपल है, एम्प्टी कोई डिक्शनरी है, एम्प्टी अगर आपके पास एक लिस्ट है, एक की वैल्यू या फॉल्स है, एक की वैल्यू अगर 0 है, इन सब केसेस में आपको फॉल्स फॉल्स देगा। और ट्रू कब देगा, ट्रू कब देगा, बी की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अगर आपने लिखा है या उसको 1 वैल्यू दी है या आपने उसको वैल्यू ही ट्रू दी है तो ट्रू ही देगा। अगर एक टप्पल दी है, एक एलिमेंट भी है या कुछ एलिमेंट है, फिर भी आपको ट्रू देगा। अगर आपने एक आइटम दिया है डिक्शनरी में
हाई। यानी कि आप देखें बी की वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर है, तो इस केस में आपको ट्रू ही मिलेगा, हर जगह से ट्रू ही मिलेगा। बी को जब आप चेक करेंगे तो आपको हर यहाँ से, हर स्टेटमेंट से ट्रू ही मिलेगा। ये आपके पास आ जाएगा भाई, पहले फॉल्स आ गया है बी ए का, और ट्रू ये आ रहा है बी की तरफ से आ रहा है। तो ये हमारे पास बूलियन वैल्यू ऐसे काम करते हैं। अच्छा, ये तो हमारा डेटा टाइप्स जो है ना वो क्लियर हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ एक्सरसाइजेज मैं शेयर करूंगा, उनके सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या आप मेरी फ्री सपोर्ट भी ले सकते हैं व्हाट्सएप से। हाय गाइस, इस क्लास में मैं कुछ पाइथन एक्सरसाइजेज आपसे शेयर करूंगा और उनका जो सोल्यूशन होगा वो भी शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो डे था, डे 2 था हमारे पास, डे 2 कंप्लीट हो चुका है, और इसके आखिर पे मैं अनाउंस करूँगा डे 3 में क्या हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बताऊँगा। और अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। 2.1 एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। यानी कि ये रेंज है, इसी रेंज में से हमने इवन नंबर को निकालना है और ऑड नंबर को भी निकालना है। दूसरी एक्सरसाइज ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट। 5 न्यूमेरिक एलिमेंट हमने लेनी है यूजर से और उनको लिस्ट में स्टोर करना है। लिस्ट में स्टोर करने के बाद डिस्प्ले करना है यूज़र को। दूसरा ये है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड आईडी, नेम, क्लास, कॉन्टैक्ट इन ए डिक्शनरी। यानी कि ये मालूमात जो है किसी यूज़र की वो डिक्शनरी के स्ट्रक्चर में स्टोर करनी है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनका सोल्यूशन मैं अभी आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब एक्सरसाइज के तरीके से आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होगा, आपको पता चलेगा कि यार एक प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। प्रोग्रामिंग का जो गोल होता है, जो मकसद होता है, वो यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाए, किसी भी प्रॉब्लम को हल किया जाए यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत मुख्तसर हैं, बहुत ही सिंपल 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन एक बिगनर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, सीखने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, लॉजिक अपना मजबूत करने के लिए। चलिए मैं अभी वीएस कोड ओपन करता हूँ और इन तीनों एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करता हूँ, कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ और आपके सामने कोड लिखता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वीएस कोड में आके मैंने क्या करना है, मैंने डे 2 के फोल्डर में आके एक नई फाइल क्रिएट करनी है, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड .py, और यहाँ पे जनाब मैंने इन तीनों एक्सरसाइज को कर देना है पेस्ट और इनको बना देना है, कमेंट्स बना देना है, और आपको दिखाना भी है कि कैसे मैंने इसको हल करना है। और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं, बस भाई। चलें, ये एक एक्सरसाइज 2.1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम हल करते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100। कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर जनरेट करने हैं फॉर आई इन रेंज यूज़ करके। प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था 1 से लेके 100 तक, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा 101, एक नंबर इजाफी लिखना पड़ता है भाई रेंज फंक्शन में। प्रिंट आई, अब यार जैसे मैं प्रिंट करूँगा आई को, आई क्या है, आई एक एक नंबर उठाएगा, यानी कि इस रेंज से एक एक नंबर को उठाएगा और वो डिस्प्ले करेगा। एक नंबर उठाएगा, शो करेगा, एक नंबर उठाएगा और इसको शो करेगा। मैं इसी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, इसी फाइल को यार मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, exercises.py फाइल का नाम है। तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक नंबर शो कर रहा है। लेकिन हमने सारे नंबर यार नहीं देखने, हमने एक कंडीशन लगानी है यार। ऐसा करो कि हमें सिर्फ इवन नंबर दिखा दो। इवन नंबर के लिए एक कंडीशन है, इफ़ ये जो नंबर है इसका मॉडुलस 2 के साथ अगर रिमाइंडर बराबर आता है 0 के, तो उसको सिर्फ शो करो, सिर्फ उसी को शो करो। यार मैं अभी आपको थोड़ा सा मिसाल दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 4 मॉडुलस 2। अब देखिए आई से मुराद क्या है, आई से मुराद सारे नंबर हैं भाई, आई से मुराद सारे के सारे नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक इससे मुराद नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक 4 नंबर में ले रहा हूँ, इसका मॉडुलस जब हम 2 से करेंगे, मॉडुलस का मतलब ये होता है जब हम डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता है वो मॉडुलस का आंसर होता है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 4 पे तो रिमाइंडर जो आता है आफ्टर डिवीजन वो 0 आता है। अब इक्वल टू 0 अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर था ये हमारे पास इवन नंबर था। अगर हम ऐसा करते हैं, फॉर एग्जांपल 5 नंबर है, अगर हम 5 मॉडुलस 2 करें तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। उसके बाद जो रिमाइंडर बच जाता है वो 1 होता है।
1 होता है। अब जो नंबर था वो हमारे पास 8 था। अगर 6 यहाँ पे आता है, पूरा पूरा तकसीम होता है भाई, 0 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। अगर यहाँ पे 7 हो, अगर यहाँ पे 7 आप लिखें और तकसीम करें 2 को, और उसका जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। हमने कौन सी कंडीशन लगाई? अगर डिवीजन के बाद उसका रिमाइंडर 0 आए तो फिर उसको शो करो, बाकी को इग्नोर कर दो। ये हमारी कंडीशन थी। अभी आपने देखा है, बल्कि अभी देख रहे हैं 2 4 6 8, अभी सारे के सारे इवन आ रहे हैं। इसी को मैं कर लेता हूँ कमेंट और कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन मैं चेंज करूँगा। अगर 0 के बराबर है रिमाइंडर तो वो इवन होगा, अगर 1 के बराबर है तो वो लाजमी बात है आड होगा। अभी मैं ये आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अभी देखें सारे के सारे आड नंबर हैं। कहाँ से शुरू कर रहा है भाई? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, सारे के सारे आड नंबर शो कर रहा है। तो एक प्रॉब्लम हमारा हो गया हल। उसके बाद यहाँ पे मैं यार लिख देता हूँ, एक कमेंट बना देता हूँ, सोल्यूशन फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, अब सोल्यूशन आपको बताता हूँ दूसरी एक्सरसाइज का, 2.2 का सोल्यूशन बताता हूँ। उसका सोल्यूशन है क्या? उसमें है क्या? उसमें ये है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट, चलो यार इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसके सोल्यूशन से ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। अब राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट फ्रॉम यूज़र, 5 न्यूमेरिक एलिमेंट लेने हैं यूज़र से। कैसे लेंगे? सेम यार, एक चीज़ यहाँ पे लिखो, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर भाई, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर जैसे एंटर करेगा तो एक जहन में एक बात को बिठा लीजिए, या आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, जो भी चीज़ हम लेते हैं यूज़र से इनपुट के ज़रिए से तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, हमने नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहले हम इंटीजर लिख देंगे। अगर मेरा कोर्स आप देख रहे हैं यार, तरतीब से देख रहे हैं तो फिर समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आएगी, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले सब कुछ बता दिया है, एक एक चीज़ करके बता दिया है। अब बार बार बंदा नहीं बता सकता, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर वॉच कर रहे हो ना यार, तो आप शुरू से वॉच करो, दरमियान से शुरू क्यों कर रहे हो? शुरू से वॉच करो तो यार बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ए इक्वल टू यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर लेना है तो बी सी डी, ये आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये तरीका नहीं करना चाहता, लेकिन इस लाइन को मुझे 5 मरतबा लिखना पड़ेगा। मैं इसी स्टेटमेंट को 5 मरतबा रिपीट करना चाहता हूँ लूप के ज़रिए से। फॉर आई इन रेंज, यार 1 से शुरू करो और 5 तक जाओ तो 4 होगा ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 लिखा, एंडिंग नंबर लिखा, स्टार्टिंग नंबर नहीं लिखा। स्टार्टिंग नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो 0 समझा जाता है, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, और एंडिंग नंबर से हमेशा एक नंबर को सबट्रैक्ट किया जाता है। अभी आप इनको गिनो कितने होते हैं, कमेंट्स में बताओ, बल्कि कमेंट्स को छोड़ो, ये 5 है, 5 बनता है, 0 1 2 3 4 5 है। ये 5 टाइम ये हमारी लूप चलेगी, और मैं ये चाहता हूँ यार 5 टाइम आप क्या करो, इसको रिपीट करो, 5 टाइम इस लाइन को रिपीट करो, और इसका जो नंबर हो वो नम में स्टोर हो जाए। इससे पहले मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देता हूँ जहाँ पे मैं यूज़र से नंबर लेके उसमें जमा करूँगा। लिस्ट नम इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट का एक फंक्शन होता है वो यूज़ करूँगा, नम, बल्कि लिस्ट नम डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब ये होता है डालना, ऐड कर देना। अब मैं ये कहूँगा कि यार जो नंबर आपने लिया है यूज़र से उसको इस लिस्ट के अंदर डाल दो, दूसरा लिया उसको भी डाल दो, तीसरा लिया उसको भी डाल दो, यानी कि ये रिपीट होगा ना। अब डालने के बाद नंबर जब आपने डाल दिए, आखिर पे लूप से बाहर आ गया हूँ, लूप से बाहर आ गया हूँ। लूप से बाहर आने के बाद मैं चेक करूँगा क्या इसमें आइटम्स आए हैं या नहीं आए हैं, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। देखें जैसे मैंने फ़ाइल को एग्जीक्यूट किया, ये कह रहा है इंटर ए नंबर, मैंने दिया 5, मैंने दिया 12, मैंने दिया 56, मैंने दिया 45, मैंने दिया 34। अब देखें सारे के सारे आइटम लिस्ट की शक्ल में शो कर रहा है, यानी कि पहले ये जो 2 लाइन्स है ना, ये 5 मरतबा रिपीट होंगी क्योंकि इनको हमने लूप के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने एक्सरसाइज को हल करके रख दिया है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू गेट 5 न्यूमेरिक एलिमेंट फ्रॉम यूज़र ले लिए। उसके बाद वो कह रहा है टू स्टोर इन ए लिस्ट, स्टोर भी कर दिया, डिस्प्ले यूज़र, डिस्प्ले भी हमने करा दी यूज़र को। तो ये सोल्यूशन हो चुका है, सोल्यूशन भाई ये हो चुका है, ये दूसरी एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो चुका है। अभी मैं इसको यार कर देता हूँ
कमेंट कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार और कौन सी एक्सरसाइज है जिसकी आ, जिसको मैंने हल करना है। अच्छा, ये एक्सरसाइज है, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यार इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कॉपी कॉपी और पेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है, और 2.3 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे ये कह रहा है राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड आईडी नेम क्लास कंटैक्ट इन डिक्शनरी, यानी कि आपने डिक्शनरी बनानी है और इनको ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी डंडी मारूंगा। डंडी मारने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आसान तरीके से डिक्शनरी बनाऊंगा, और आपने क्या करना है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीके से डिक्शनरी को बनाना है। ये आपका टास्क है। यार मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो साथ साथ कोड भी मेरा देख रहे हो, आपको समझ भी आ गई होगी। थोड़ा सा यार कंप्लेक्स करके मुझे इसका आंसर दो, यानी कि मैं आसान तरीके से ये एक्सरसाइज को हल करना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके से इसको हल करके मुझे दिखाओ। अपना कोड आप कमेंट्स में डाल दो, और उसके बाद मैं देखूंगा यार हाँ वाकई बंदे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या आपका जो आंसर बनता है, यानी कि असल में यह मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये आंसर दिया है, काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं आपको आसान तरीके से ये हल करके दिखाऊंगा। यानी कि ये डिक्शनरी इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी और आईडी और आईडी 1 2 3 है फॉर एग्जांपल, और दूसरी जो की है वो नेम है, और इसका जो नेम की वैल्यू वो फैसल ज़मीर है। आप अपना नाम लिखो यार, मैं तो अपना नाम लिखूँगा। क्लास एक ही है, और क्लास मेरी क्लास ये है। क्लास यार मैं फर्स्ट क्लास में हूँ फॉर एग्जांपल। और दूसरा जो आपके पास की है कांटेक्ट, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इसमें टाइम मत करना यार, ये एक डमी मैंने दे दिया है। अक्सर लोग फ़ौरन लिख देते हैं, जैसे बंदा पढ़ा रहा होता है और नंबर कुछ लिखता है तो फ़ौरन पास करके वीडियो को वो लिख लेते हैं और मैसेज करते हैं और फ़ोन करते हैं। चले, मैंने तो अपना नंबर आपसे शेयर कर दिए, आप फ्री मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो। तो यार ये डिक्शनरी बन गई है, बड़े आसान तरीके से मैंने डिक्शनरी बना दिया है। अब इसको मैं को प्रिंट करता हूँ तो आप देखें कुछ भी नहीं होगा, बल्कि कुछ हो गया है, लेकिन ये बहुत सादे तरीके से हुआ है। मैं ये चाहता हूँ यार यूज़र से नंबर लो, ये यूज़र से आईडी लो, आईडी की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये यूज़र से लो, नेम एक ही है, नेम की जो वैल्यू है ये यूज़र से लो। डायनेमिकली ये काम करनी चाहिए, ये आपका टास्क है यार, आप इसको लाजमी कंप्लीट करो और मुझे कमेंट्स में इसको सेंड कर दो। कमेंट में सारा सोर्स कोड डाल दो, मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये एक्सरसाइजेस थी 3, इनका सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और पीपीटी स्लाइड में जाता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट डे के लिए क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पे हमने बात करनी है। नेक्स्ट डे 3 डे होगा हमारा, टोटल हमारे 7 डेज हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर को लाजमी समझें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, और पाइथन के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इन 4 के ज़रिए से उनको कंट्रोल किया जाता है। और भी कुछ मेथड्स हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को लगा के हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे वो लिस्ट की, टपल की, डिक्शनरी की, सेट की, बड़ी डिटेल से बात करेंगे यार। पहले भी इनके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन किया, सिर्फ एक सिंपल सी सादा सी एग्जांपल दी। अभी डे 3 को यार कभी भी मिक्स ना करें, कभी भी मिस ना करें, लाजमी सारी की सारी वीडियोस देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होंगे, मेथड्स होंगे, एग्जांपल्स होंगी, कोडिंग एग्जांपल्स होंगी, बड़ा मज़ा आएगा यार। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ की मिसाल दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ड्यूरिंग वाचिंग अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ गया तो फ़ौरन यार व्हाट्सएप से कांटेक्ट करें, आपको फ़ौरन रिप्लाई मिल जाएगा। और ये कोर्स भी फ्री है और जो सपोर्ट है वो भी फ्री में है। चलें, ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे।